निगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह डैश डैश कर रहा या रही है। ये प्रश्न है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, सीखने का आकलन, दूसरा ऑप्शन है सीखने के रूप में आकलन, तीसरा ऑप्शन है सीखने के लिए आकलन, चौथा ऑप्शन है सीखने के समय आकलन। इसका उत्तर तो हम बता देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि सारी चीज क्लियर हो और आपके दिमाग में बैठ जाए। क्यों? क्योंकि सीटेट का जो अब एग्जाम होने जा रहा है, एक तो ऑनलाइन मोड में होगा, तो ऑनलाइन के लिए हमने वीडियो बना दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी हम दे देंगे, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसके साथ ही ये चैनल नया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सीटेट से संबंधित जो भी वीडियोज आएंगे, हिंदी क्लब सीटेट जो चैनल है इसी पे आएंगे, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों के बीच शेयर कीजिए ताकि अन्य अभ्यर्थी भी जुड़ सके। अब ये प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, हो क्या रहा है, और ऑप्शन भी ध्यान से देखिएगा और डायरेक्ट आप टिक कर सकते हैं बिना किसी थ्योरी को जाने हुए भी। ध्यान से पढ़िएगा। स्टार्टिंग में क्या लिखा है, जैसे जब सीटेट एग्जाम देने जाइएगा तो थोड़ा सा मतलब इसी तरह के प्रश्न होंगे, यानी अब रटने वाले नहीं होंगे, समझने वाले होंगे, रीजनिंग वाले होंगे, यानी तर्क वाले होंगे, इस तरह के प्रश्न होंगे। तो ध्यान से प्रश्नों को समझिएगा, उत्तर पे जाने की कोशिश कीजिएगा। और इस तरह के प्रश्न ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, जैसे बार बार अभ्यर्थियों ने कहा सर सीखने का आकलन क्या होता है, सीखने के लिए आकलन क्या होता है, सीखने के समान आकलन क्या होता है, ये सारी चीज आप बार बार पूछते हैं, सीखने के समान आकलन। तो ये सब क्या होते हैं, आज ये इस वीडियो में भी क्लियर होगा और भी प्रश्नों के उत्तर क्लियर होंगे। इसमें जो प्रश्न पूछा गया है, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है। एक शिक्षक यानी एक टीचर क्या कर रहा है, कक्षा के कार्य को, यानी कक्षा में जो भी कार्य होता है, कक्षा में क्या कार्य होता है, तो शिक्षक क्या कार्य करता है, तो शिक्षक बच्चों को पढ़ाने जाता है। ध्यान से समझिएगा, कार्य उनका क्या, पढ़ाना है बच्चों को, मतलब जो भी उनके पास नॉलेज है वो बच्चों के पास जाए, जो भी उनके पास अनुभव है वो बच्चों के पास जाए, तो ये सारी चीज करना है। उससे संबंधित कार्य को एकत्र करता है, उन्हें पढ़ता है, उस मतलब जो भी उनके पास है वो क्या करते हैं, तैयारी कर रहे हैं, यानी जाएंगे तो क्या पढ़ाएंगे, ये सारी चीज के लिए वो पढ़ता है। उसके बाद योजना बनाता है, यानी योजना बना रहे हैं कि हमें कैसे कैसे क्या क्या करना है, ये सारी चीज का। और अगले पाठ को, जो भी उनको पढ़ाना है, अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, शिक्षार्थी की जो भी आवश्यकता है, मतलब क्या क्या पढ़ाना चाहिए, कैसे पढ़ाना, ये सारी चीज के अनुसार क्या करता है, समायोजित करता है। वह डैश डैश कर रहा है या रही है, यानी लड़का लड़की जो भी हो, तो वो क्या कर रहा है। पहला ऑप्शन है सीखने का आकलन, दूसरा ऑप्शन है सीखने के रूप में आकलन, तीसरा ऑप्शन है सीखने के लिए आकलन, चौथा ऑप्शन है सीखने के समय आकलन। तो यहाँ पे दो ऑप्शन हमेशा दिए जाते हैं, एक तो आपका सीखने का आकलन और एक ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर 3 सीखने के लिए आकलन, और एक और ऑप्शन मिलेगा आपको स्व आकलन, यानी सीखने के समान आकलन देखने को मिल सकता है। स्व आकलन यानी सीखने के समान आकलन, ये तीनों क्लियर कर देते हैं। पहला लिखा और याद भी हो जाएगा, ये कंफ्यूजन कभी लाइफ में नहीं रहेगा कि क्या होता है ये। देखिए इन्होंने पहला ऑप्शन क्या डाला है, इन्होंने लिखा है सीखने का आकलन, सीखने का आकलन, यानी हमने सीख लिया उसका आकलन। ध्यान से पढ़िएगा, इन्होंने क्या लिखा है, सीखने का आकलन, यानी जो भी सीखा है ना उसका आकलन, उसका आकलन। समझ में आया? सीखने का आकलन, जो भी हमने सीखा है उसका, यहां इन्होंने शब्द जोड़ा बीच में ना, का, यानी उसका आकलन। जो भी मेरे पास है नॉलेज, मेरे पास यानी बच्चों के पास, मेरे पास यानी जो भी छात्र पढ़ने आते हैं उनके पास, उनका यानी जो भी उनके पास नॉलेज है उसका आकलन। समझ में आ गया? इतना क्लियर है। दूसरा ऑप्शन सीखने के लिए आकलन, के लिए आकलन, के लिए आकलन, यानी जो सीखना है उसके लिए आकलन, जो सीखना है उसके लिए आकलन, जो सीख रहे हैं उसके लिए आकलन, जो सीख रहे हैं उसके, यानी जो करंट पीरियड में, जो रनिंग पीरियड में उसके लिए आकलन। उसके लिए क्या हुआ, आकलन। का मतलब क्या हो गया, जो हो चुका है उसका, जो हो चुका है उसका आकलन।
के लिए यानी करंट पीरियड में है उसके लिए जो हो रहा है उसके लिए आकलन। इतना क्लियर हो गया। अब इसमें ये कर क्या रहा है ध्यान से पढ़िए। अब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, क्वेश्चन एकदम क्लियर है। उन्हें क्या करना है, अगले दिन पाठ को पढ़ाना है, यानी वो क्या कर रहे हैं, वो बच्चों को क्या कर रहे हैं, नया चीज देने जा रहे हैं, के लिए कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, के लिए कर रहे हैं। ध्यान से प्रश्न को समझिए, उत्तर उसी में है, प्रश्न का उत्तर उसी में है। वो क्या कर रहे हैं, अभी के लिए कर रहा है, यानी वो ऐसा नहीं कर रहा है कि हो चुका है, नहीं हो चुका थोड़ी है, सीखने का आकलन थोड़ी हो रहा है, सीखने का यानी सीख चुका है उसका आकलन थोड़ी हो रहा है, सीखने का आकलन नहीं, सीखने के लिए यानी पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं कि इस तरह का होगा, हाँ इस तरीके से जाएंगे, ये योजना है मेरा, इस तरीके से पढ़ाएंगे। कंप्लीट हुआ। अब इसके अन्य भी नाम है, अगर और डीपली में पढ़ाऊं तो इसके अन्य भी नाम है। जैसे सीखने का आकलन को योगात्मक आकलन करते हैं, सीखने का आकलन को क्या कहते हैं, योगात्मक। योगात्मक मतलब, योग मतलब क्या होता है, जोड़, यानी जो भी उन्होंने पॉइंट बाई पॉइंट सीखा है सबको जोड़ के एक बार मैं आकलन कर लूं क्या सीखा है इन्होंने। आई बात समझ में। योगात्मक, योग मतलब होता है जोड़, जोड़ मतलब हो गया कि जो भी उन्होंने सीखा ना सारा चीज का अब निचोड़ में ले लूंगा, उसका आकलन करूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद ये करते कौन है, जैसे में कोई एग्जाम्पल पूछ दिया जाए, जो भी बोर्ड परीक्षा वगैरह होता है ना वो ये होता है, यानी सीखने का आकलन। जो भी बोर्ड परीक्षा वगैरह होता है, अंतिम समय में जो एग्जाम वगैरह होता है वो आपका सीखने का आकलन होता है, योगात्मक आकलन होता है। और ये सीखने के लिए आकलन क्या होता है, तो सीखने के लिए यानी रनिंग पीरियड में है, के लिए है, यानी जो कर रहे हैं उसके लिए, तो ये निर्माणात्मक आकलन होता है, यानी निर्माणवादी होता है। रचनात्मक के नाम से जानते हैं, निदानात्मक के नाम से जानते हैं, क्योंकि के लिए है। ये देखिए ये पूरा योजना बना रहा है, जो भी आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए। यहां के लिए देखा, यहां के लिए देखा, टिक किया, आगे बढ़ जाते हैं। 2 सेकंड का काम था। यहां हम कहते हैं देखिए यहां के लिए है ना, सीखने के लिए यहां मिला, टिक किया, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये जो एग्जाम होने जा रहा है थोड़ा सा मतलब आपको डीपली नॉलेज होना चाहिए कि कह क्या रहा है। प्रश्न को समझेंगे, टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, कुछ नहीं है। तो सीखने के लिए आकलन समझ गए, मुझे नहीं लगता कि अब कोई दिक्कत होगा। रचनात्मक भी होता है, रचनात्मक रचना करने वाला होता है, क्योंकि वो अभी क्या है करंट पीरियड में है। निदानात्मक भी होता है, निदान भी कर सकते हैं। निदानात्मक मतलब आपको पता चल गया ना कि ये दिक्कत है, जैसे इन्होंने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यानी वो निदान भी कर रहे हैं, जो भी आवश्यकता है, जो भी दिक्कत वगैरह उसका भी वो पूर्ति करेंगे। तो ये क्या हो गया, तीनों चीज होते हैं। कभी कभी होता है ना, ये पूछ भी देता है कि ये सीखने के लिए आकलन किस तरह का आकलन है, कि ये निदानात्मक आकलन होता है। एक लाइन में उत्तर, 1 मार्क्स। इसके बाद जो है, और ये करते कौन है कि शिक्षक ही करते हैं हमेशा। ये जब भी आएगा कि शिक्षक जो होगा वो क्या होगा, सीखने के लिए आकलन ही करते हैं, और ये सीखने के समय ही होता है, शिक्षण के समय ही होता है। एक और आता है हमेशा, वो है स्व आकलन। स्व आकलन को एक और नाम से जानते हैं, सीखने के समान आकलन, और ये छात्र द्वारा किया जाता है। इसको डीपली रूप से आगे पढ़ेंगे जब भी मतलब इस तरह के प्रश्न आएंगे। तो मुझे लगता है कि पहला प्रश्न का कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। सीखने के समय आकलन, ये सारी चीज बताया जा सकता है, लेकिन इतना टाइम लग जाएगा कि बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन धीरे धीरे इस तरह के प्रश्न आते जाएंगे तो हम और क्लियर करते जाएंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर कोई भी क्वेश्चन आप किसी भी क्वेश्चन और ऑप्शन का मतलब कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा हो तो। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये प्रश्न लगभग एक प्रश्न निश्चित ही रहता है इससे, और मेरे ख्याल से सारे अभ्यर्थी टिक करके आते होंगे, 1 मार्क्स मिल जाता होगा। क्वेश्चन नंबर 2, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है। लड़का लड़की आप जानते हैं, लड़का लड़की को जानते हैं, तो उनसे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में 4 कथन दिए गए होंगे। अब इसमें से बताना है कौन सा सही है, यही बताना है। बाकी 3 क्या होंगे, एक दूसरे। देखिए यहाँ जब भी इस तरह के प्रश्न आए ना, तो सबसे पहले यहाँ देखिए, और यहाँ इस प्रश्न को क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। हमने इस प्रश्न को क्या किया, अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन करने के बाद इन्होंने लिखा है कौन सा सही है, यानी एक आपको अलग दिखेगा, बाकी 3 जो होंगे ना वो एक दूसरे से कोरिलेटेड होंगे, यानी तीनों का कहना एक ही जैसा होगा, और एक अलग होगा, उसी को टिक करना है। अब ऑप्शन पर है, यानी इतना क्लियर रखिएगा माइंड में, एक भी गलत आंसर आपको नहीं देना है। अगर आप उत्तर देना चाहें तो मेरे उत्तर देने से पहले कमेंट सेक्शन में दे दीजिए,
ताकि हमें भी पता चल सके कि आपने उत्तर दिया है। तो वहां लिख दीजिएगा 2 का ये, ठीक है। उसके बाद मैच करा लीजिएगा। यहां देखते हैं, यहां देखा जाए तो पहला जो ऑप्शन है, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। पहला ऑप्शन हम पढ़ेंगे, पहले चारों ऑप्शन पढ़िए फिर उत्तर दीजिए। दूसरा है, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए, यानी सभी लड़कों को विज्ञान और जो भी सभी लड़कियां हैं उन्हें गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है, लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, लड़कियों को जो है वो घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। चौथा ऑप्शन है, लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है इतने अच्छे बनाए गए हैं, क्या कहा जाए। देखिए यहाँ पे जो है ये ऑप्शन पहले हम काटते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा है, लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करना चाहिए, लड़कियों को घर के कामों में सहायता करना चाहिए, और पहला ऑप्शन जो है, लड़कों को घर के कामों में सहायता करना चाहिए। देखिए ये 3 ऑप्शन इन्होंने एक जैसे बनाए हैं। अब देखिए, या तो लड़कियों के घर के कामों में सहायता करना चाहिए या लड़कों को घर के कामों में सहायता करना चाहिए, ये दोनों एक दूसरे से ही कोरिलेटेड है, ठीक है। और ये बीच वाला जो ऑप्शन है, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। अब देखिए जनरल वे में आप सोचेंगे कि आंसर कैसे देना है। जनरल वे में, एकदम आसान वे में सोचिए कि कैसे आपको उत्तर देना है, क्यों ये सही होगा, क्यों ये गलत होगा। यहां पे सही ही आपको बताना है। पहला चीज कि अगर ये मैं थोप दूं आप पे कि आपको कोई एक ही सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट ही आपको पढ़ना है और आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो क्या आप पढ़ पाएंगे अगर उसमें रुचि नहीं हो तो? क्या आप सीख पाएंगे अगर आपको उस विषय में रुचि नहीं हो तो? तो इंडिविजुअली किसी को इनडायरेक्ट रूप से या डायरेक्ट रूप से आप कह रहे हैं कि ये चीज ही आपको काम करना है, आपको रुचि हो या नहीं रुचि हो तो भी, तो आप डेफिनेटली है कि जबरदस्ती होगा तो करेंगे, लेकिन अगर आपको हमसे डर भय नहीं होगा तो आप करेंगे? नहीं करेंगे। अगर पैसा के लेन देन हो या किसी अन्य चीज का भी हो, अगर रुचि नहीं है तो नहीं होगा। अब इन्होंने सभी शब्द लगा दिया और साथ में इन्होंने कहा कि दोनों को ये करना है, तो ये कभी संभव है? कभी संभव नहीं है। और जब भी किसी भी चीज को, यानी लड़का लड़की को भेद करके बताया जाए कि इसको यही काम करना, उसको वही काम करना, तो वो ऑप्शन गलत ही होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। ऑप्शन देखिए, लड़का को विज्ञान कहा गया है और लड़कियों को गृह विज्ञान कहा गया है, एक सब्जेक्ट के रूप में कहा गया है। अगर ऐसा होगा तो भविष्य हमारा अंधकारमय हो जाएगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि लड़कियां केवल घर का ही काम करती है। ऐसा थोड़ी है कि लड़कियां केवल मतलब झाड़ू पोछा ही करेगी, इसलिए उसे गृह विज्ञान का नॉलेज होना चाहिए। लड़कियां आज कहाँ से कहाँ पहुंच गई। देखिए अभी जो बिहार में चल रहा है शिक्षक नियोजन, उसमें देखिए बहुत सारे टीचर लड़कियां ही बन रही हैं। तो ये अलग है, मतलब शिक्षक ही बन रही, तो गृह विज्ञान केवल रहता है कि शिक्षक कहाँ से बनती है। ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो रहा है, ठीक है। तो ज्यादा सोचिएगा को निश्चित रूप से आंसर आपको उसी में मिल जाएगा। चलिए, इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 है, लड़कियों को घर के कामों में सहायता करना चाहिए। एक बात बताइए, मैं पूछूं कि घर के कामों में सहायता कौन करता है, तो आप डेफिनेटली कहिएगा कि लड़कियां करती हैं। माँ का हाथ कौन बटाता है? लड़कियां ही बटाती है। तो इसमें नया ये क्या कह रहे हैं, तो इसे भी मैं हटा देता हूं। ऑप्शन नंबर 4, लड़कों को घर के बाहर का काम कौन करते हैं? आपके फादर करते हैं। को क्या लड़के उसमें हेल्प नहीं करते हैं? निश्चित रूप से करते हैं। कोई इसमें नया क्या है? कुछ नया नहीं है। तो ये क्या हो गया? कट गया। ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। अगर जनरल रूप से देखा जाए तो जो लड़के होते हैं घर के कामों में ज्यादा सहायता नहीं करते हैं, यानी न के बराबर करते हैं। हो सकता है करते भी नहीं है, जैसे खाना बनाना हुआ, ये सारी चीज हुआ, झाड़ू पोछा, उसमें कोई काम लड़का का देखिएगा नहीं करते हैं। इसलिए ये ऑप्शन डाला गया है कि लड़कों को घर के कामों में सहायता करना चाहिए, वहां पे भी मदद उन्हें करना चाहिए, वहां पे भी हेल्प उन्हें करना चाहिए। तो ये हो गया ऑप्शन 1 आपका सही।
क्यों? क्योंकि लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं है। पहले से जो भी प्रथा चलता आ रहा था उसको समाप्त करना चाहता है गवर्नमेंट, इसलिए इस तरह के प्रश्न आते हैं, इसलिए इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। क्योंकि आप अगर इसका करेक्ट आंसर दे देते हैं तो जाहिर सी बात है इस तरह का सिचुएशन बनेगा, चाहे इस तरह के प्रश्न आएंगे। जैसे कभी दो भाई बहन आ गए और वो कहता है कि हम घर के काम में नहीं करते, पापा का काम करते, ये सारी चीज आ गए। तो ये अगर प्रश्न पहले से अगर आप जानते हैं, इसका हल पहले से जानते हैं, तो वहां पे इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, तो वहां आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसलिए इस तरह के प्रश्न रखे जाते हैं। जो भी प्रथाएं हैं पहले से उसे समाप्त होना चाहिए और नई जो चीजें हैं उसे आगे बढ़ाना चाहिए जो फायदेमंद हो। इसलिए इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, इस तरह के प्रश्न पूछे भी जाएंगे। को लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं होता है। इसमें देखा जाए तो और भी इसमें शब्द आते हैं, जैसे लैंगिक पूर्वाग्रह शब्द आता है। जब भी लड़का लड़की का भेदभाव होता है तो लैंगिक पूर्वाग्रह आता है, या इसके लैंगिक रूढ़िवादिता शब्द आता है। तो ये सारे शब्द आएंगे, तो ये कभी प्रश्न आएंगे आगे तो हम कराते रहेंगे, तो उसमें आपको बताएंगे। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर 2 का 1 होगा और इसे याद भी रखिएगा, समझ के रखिएगा, क्लियर रखिएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, अगली बार इसको फिर से समझाया जाएगा। कोई भी दिक्कत हो, 1% भी किसी भी ऑप्शन में दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चों के त्रुटियों के बारे में, यानी बच्चे जब गलती करते हैं उसके बारे में कौन से कथन सत्य है? इसे हम सही कर देते, कौन से कथन सत्य है। यहां पे भी जब देखेंगे हम 3 ऑप्शन जो होंगे एक दूसरे से कोरिलेटेड हो सकते हैं, या तीनों निगेटिव हो सकते हैं और एक पॉजिटिव हो सकता है जिसको सही करना होगा। इन 3 ऑप्शन जो होंगे वो नकारात्मक होंगे या गलत होंगे या एक दूसरे से कोरिलेटेड दिख रहे होंगे, और एक ऑप्शन जो सबसे अलग होगा, कुछ अनोखा कह रहा होगा, कुछ अलग कह रहा होगा, उसी को हमें टिक करना है क्योंकि ये सत्य कह रहा है। बाकी 3 एक जैसे होंगे और एक अलग होगा, कुछ अनोखा कुछ अलग कह रहा होगा, उसी को हमें क्या करना है? टिक करना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। दूसरा है बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। तीसरा, बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सामने हो तथा उन्हें त्रुटियां करने पर दंड न देता हो। चौथा, बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे, उन पर ध्यान न दे। इसके अतिरिक्त और भी ऑप्शन आ सकते हैं कि शिक्षक को चाहिए कि उसे काट दे और वहां सही जो भी सही है उसे लिख दे। इस तरह के ऑप्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन काटना है कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसमें देखा जाएगा पहला, असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अभी सीटेट का एग्जाम जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं कि सर 2 बार हम सीटेट का एग्जाम दे चुके हैं और ये अगली बार में हम चाहते हैं कि कैसे हम पास हो जाएं, और बहुत दिनों से देते हुए आ रहे हैं लेकिन पास नहीं हो पा रहे हैं, ऐसा कहते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि वो गलती कर देते होंगे तो फेल हो जाते होंगे, ऐसा तो नहीं है। असावधानी के कारण फेल हो जाते हैं, हो सकता है इसका मेन रीजन है कि कुछ ना कुछ कंसेप्ट उनका दिक्कत में है, प्रॉब्लम में है। अगर जिस दिन उस कंसेप्ट को, उस प्रॉब्लम को वो देख लेंगे, समझ लेंगे, उसी दिन क्वालिफाई हो जाएंगे। यानी जहां भी उनको प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम दूर हो जाए तो उसी समय क्या हो जाएंगे? क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ये असावधानी नहीं हो सकता है, ये कंसेप्ट क्लियर की बात है, तभी वो क्वालिफाई होंगे। अब यहाँ पे सत्य कहने की बात है को देखिए, पहला जो ऑप्शन कह रहा है इसके कारण वो त्रुटियां करते हैं, ये भी कह रहा है दंड ना देते हो, इसके कारण वो क्या करते हैं? त्रुटियां करते हैं यानी गलती करते हैं। चौथा, और ये महत्वहीन है और इसे काट दे, इस पे ध्यान नहीं दें, यानी ये कुछ भी करते हैं वो क्या है? वो किसी काम का नहीं है, उसे हटा दीजिए। तो ये देखिएगा 3 जो हैं एक दूसरे से कोरिलेटेड दिखाई दे रहे होंगे, 3 जो हैं एक दूसरे से कोरिलेटेड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक ही ऑप्शन है जो बच्चों के त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है, जो पॉजिटिव वे में है कि ठीक है गलती करते हैं लेकिन ये सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है। आपको कोई काम मैं सिखाऊं, कोई क्वेश्चन का हल करना सिखाऊं और आप नहीं सीख पाए, गलती कर दें,
तो जाहिर सी बात है कि आप गलती कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि एक ही बार में आप सीख जाइएगा। एक बार में नहीं सीखेंगे, दोबारा कराया जाएगा, दोबारा सीखेंगे। जैसे हमने कोई क्वेश्चन समझा दिया, फिर हम आपको कहते हैं कि आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, नहीं समझ में आएगा दोबारा समझाएंगे। यानी जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ वहाँ पे उस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप गलती कर रहे हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसलिए हम दोबारा बताएंगे तो वो क्लियर हो जाएगा, और अच्छे से बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज यहाँ पे भी बच्चों के संदर्भ में भी है कि वो गलती करते हैं तो वो क्या है, एक सीखने का प्रक्रिया का अंग है। सीखने की प्रक्रिया का क्या है, अंग है। गलतियां हो, असफलताएं हो, ये सीखने की प्रक्रिया का एक अंग है। अगर असफलता आपको मिल रहा है तो फिर से मेहनत कीजिएगा, अच्छे से मेहनत कीजिएगा, गुड वे में कीजिएगा, निश्चित रूप से आपको क्या मिलेगी, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इसमें देखा जाए तो बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है। जिन्होंने भी ऑप्शन 2 टिक किया है वो बिल्कुल सही है। मुझे नहीं लगता कि आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। ये सारा समझ गए ना। जब भी देखिए ऑप्शन में जब भी दंड देने का बात हो, जब भी काट देने का बात हो, यानी काट कूट कर देने का बात हो, या असावधानी वाले ऑप्शन हो, ये सारे ऑप्शन आते हैं को हमेशा निगेटिव सेंस में जाते हैं, और हमेशा ये काट के याद करने वाले ऑप्शन होते हैं, तो ये सारे काट के अलग कर दिए जाते हैं। यानी वो कोई लॉजिक वाले ऑप्शन नहीं होते हैं। वहां पे जो भी लॉजिक वाले आंसर होंगे जो कंसेप्ट पे संबंधित हो, जो कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो, जो बच्चों के हित को दर्शाते हो, वो ऑप्शन आपके सही होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, बच्चे। अब इसके आगे डैश दे दिया गया। अब देखिए ऑप्शन क्या आते हैं। बच्चे मतलब कैसे होते हैं ये पूछा जा रहा है। जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने हितों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन देखते हैं। दूसरा, चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों-ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। तीसरा है, रीते बर्तन के समान होते हैं जिनमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। चौथा, निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचनाओं को जीवों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। एक चीज देखिएगा, 4 नंबर और 2 नंबर ऑप्शन जो है एक दूसरे से लगभग दिख रहा है ना। जिज्ञासु, निष्क्रिय जीव, प्राणी, ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है। एक दूसरे से क्या है, कोरिलेटेड आपको दिख रहा है। जाहिर सी बात है जब भी कोरिलेटेड वाले ऑप्शन आपको दिए जाए उसमें से एक ऑप्शन सही हो सकता है, एक ऑप्शन सही हो सकता है। जैसे पहले ऑप्शन पे चलते हैं, बाकी सब ऑप्शन पे चर्चा बाद में करते हैं, पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। जिज्ञासु प्राणी के होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने हितों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। अब देखिए जो बच्चा होता है, जब छोटा सा होता है, एकदम छोटा सा, आपके घर पे अगर बच्चा वगैरह होगा तो देखिएगा उसको, वो छोटा सा होगा, यानी अभी कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं समझता है। उस समय देखिएगा तो छोटा बच्चा क्या करता है ना, कोई भी चीज रहता है, कपड़ा वगैरह कुछ भी, अगर खाना नहीं भी खा रहा तो उसको लेके ना उठा के अपने मुंह में डाल लेता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि कभी किसी नए कमरे में ले जाए, कहीं भी लेके जाइए, इधर देखेगा उधर देखेगा, चारों तरफ देखता है, एक जिज्ञासु की भांति चारों तरफ देखता है, खोजता है। आप कहते हैं क्या देख रहे हो, क्या खोज रहे हो, मुस्कुरा के आप पूछते हो, नहीं होगा तो कभी चले जाइएगा, छोटे बच्चे किसी के यहाँ होंगे तो उसका एक्टिविटी देखिए कि क्या हो रहा है। जाहिर सी बात है वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, वो खोजता है। अगर इंसान जिज्ञासु प्रवृत्ति का नहीं हो तो आज जो ये टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, सिस्टम पे काम हो रहा है, आप ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हैं, ऑनलाइन जो आपका सीटेट होने जा रहा है ऑनलाइन हो रहा है, तो अगर हम जिज्ञासु प्रवृत्ति के नहीं होते कि जहां तक नहीं बढ़ते हैं, जहां थे वहीं रहते हैं, और मतलब अभी वही खा रहे होते जहां थे वहीं। हम तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। आज आप बाइक देख लीजिए, जो बाइक अभी चल रहा, पहले पेट्रोल डीजल पे, अभी भी पेट्रोल डीजल पे ही चल रहा है, लेकिन आगे चल के भविष्य आपका चेंज होने वाला है। अभी काम चल रहा है कि बैटरी ऐसा आ जाए, इलेक्ट्रिक से चार्ज हो जाएगा और 200-300 किलोमीटर चलेगा, तो आपका डेली यूज का जो काम है, डेली प्रतिदिन का जो काम है कि 100 किलोमीटर के रेंज में आपको जाना है फिर वापस आ जाना है, तो आप गाड़ी उससे वैसा ले सकते हैं। कम खर्च में आपका सारा चीज़ चलेगा, बिजली पे चार्ज होगा 6 घंटा या 7 घंटा ये होगा। तो आप कहेंगे कि अभी ये स्टार्टिंग है, आप कहेंगे ना कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, वो तो 8 घंटा में चार्ज होता है। तो मोबाइल भी जब आपका स्टार्टिंग में आया था तो वो उतना ही घंटा चार्ज होता था, 7 से 8 घंटे चार्ज होता था, फिर आधे घंटे के लिए हम क्या करते थे, यूज करते थे, फिर से चार्ज में लगा देते थे। इसी तरीके से ये हो रहा है
ये भी क्या होगा आगे चल के ही आगे मतलब सारा चीज चेंज हो जाएगा अगर इस पे अच्छे से काम किया जाए। तो गवर्नमेंट तो काम कर रही है, सारे लोग अच्छे से इस पे काम करें तो निश्चित रूप से सारा चीज वही हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पे ही चलेगा। इलेक्ट्रिक से बैटरी आपका चार्ज होगा, फास्ट चार्ज होगा, बहुत तेजी से चार्ज होगा। ऐसा भी होगा जैसे डीजल पेट्रोल का आप देखते हैं ना, वहीं पे इलेक्ट्रिक चार्जर वाला लगा होगा, 10 मिनट में चार्ज हो गया, आप चलाइए 100 किलोमीटर फिर से, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये चीज होने वाला, तो ये फायदेमंद है। हम यहाँ थे जिज्ञासु। अब इसमें मुझे नहीं लगता कि ज्यादा और सब ऑप्शन पे डिस्कस करना चाहिए। जो बच्चे होते हैं जिज्ञासु प्राणी के होते हैं, अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपनी हितों और क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। और जो है चिंतन में वयस्कों की भांति होते हैं। अब वयस्क की भांति अगर स्टार्टिंग से ही चिंतन करने लगे बच्चा, छोटा बच्चा, तो फिर ये हो जाएगा ना, बहुत आगे हो जाएगा टेक्नोलॉजी। आगे देखते हैं, रीते बर्तन के समान होते हैं, बड़ों के द्वारा ज्ञान मतलब भर दिया जाए, ठूस दिया जाए किसी बर्तन में। जैसे मतलब नहीं होता है कि कोई लोटा वगैरह कुछ रखा हो, उसमें ठूस ठूस के भर दीजिए, वैसे ही दिमाग में भर सकते हैं। बच्चे के दिमाग में नहीं भरा जा सकता। मैंने स्टार्टिंग में अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो लड़का लड़की है उससे कहा जाए यही सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, नहीं नहीं यही पढ़ो, ठूस ठूस के पढ़ो, तो पढ़ सकता है, कभी नहीं पढ़ सकता है। जो उसमें रुचि होगा वही ज्ञान एक्सेप्ट कर सकता है, वही ले सकता है, वही अनुभव कर सकता है। वो जो जिस चीज में रुचि नहीं है वो नहीं ले सकता है। निष्क्रिय वाला तो ऐसे ही गलत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये प्रश्न आपका 5 नंबर है। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, पहला, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आएगी, मतलब किसी तरह का उसका काम नहीं आएगा। तीसरा, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। चौथा, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। 4 जो ये ऑप्शन है, चारों एक दूसरे से कोरिलेटेड हो सकते हैं। कोई एक ही ऑप्शन सही होगा तो बाकी सब आपको एक दूसरे से कोरिलेटेड दिख सकते हैं। देखिए, एक बच्चा जो है आंशिक रूप से देख सकता है। आंशिक रूप से क्या कर सकता है? देख सकता है, यानी आंखों से क्या कर सकता है? देख सकता है। आंशिक रूप से यानी पूरा अच्छे तरीके से वो नहीं देख पा रहा है, कोई ना कोई दिक्कत है उसको। अब बच्चे आप स्कूल में किस लिए जा रहे हैं? जो भी सारे स्टूडेंट है, जो भी आपके छात्र हैं, छात्र और छात्राओं जो भी हैं, वो आपके क्लासरूम में बैठे हैं और आपसे क्या कर रहे हैं? शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और अच्छे तरीके से आपको पढ़ाना है, उनका जो भी कंसेप्ट है वो सारे चीज़ क्लियर करने हैं। उस बच्चों का, सभी बच्चों का, एक बच्चों का नहीं, सभी बच्चों का, ऐसा नहीं कि फर्स्ट लाइन के बच्चों का नहीं, सभी बच्चों का आपको क्या करना? सर्वांगीण विकास करना है। इसलिए आप वहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, इसलिए आपको सैलरी दिया जा रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा बिना किसी विशेष प्रावधान। अब किसी एक बच्चे को दिक्कत है और उसका वो चीज हल ही नहीं कर रहे हैं, यानी उसको कम दिख रहा है, फिर भी अब पढ़ाए जा रहे हैं। उसको लग रहा है कि हाँ ए लिखा है कि बी लिखा है, समझ में नहीं आ रहा है, उसको दिखाई दे ही नहीं रहा है। को समझ में क्या आएगा? थोड़ा सा दिखता है, थोड़ा सा नहीं दिखता है। ABCD में ऐसे ही गड़बड़ है। अब पढ़ाए जा रहे हैं, लिखा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उसको विद्यालय जाने से कोई फायदा है अगर उसका प्रॉब्लम दूर नहीं करते हैं? अब बिल्कुल कहिए कि कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे ये इस तरह का कार्य होगा, तो ये क्या होगा? ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके बाद अगला, उसे शिक्षा नहीं देना चाहिए। अब ये तो ऑप्शन इस तरह के आ सकते हैं, कोई इस पे गुस्सा मत कीजिएगा, क्योंकि ये उसके किसी काम का नहीं आ सकता। आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे टैलेंट है, उनमें बहुत सारे टैलेंट है और वो बाहर निकल के आता है। वो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का, जैसे संस्कृत में किसी का हमने देखा था कि संस्कृत में उनको गाना गाते देखा था, बहुत सारे गाने पे। तो वो एक मतलब उनके अंदर क्षमता है, तभी तो वो बाहर निकल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जो आंशिक रूप से देख सकते हैं चाहे नहीं देख सकते हैं तो उनके अंदर कोई क्षमता ही नहीं है, वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल कार्य नहीं होना चाहिए कि उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए। शिक्षा तो उन्हें चाहिए ही। उनके पास संस्कृत का नॉलेज है, तभी तो आप कन्वर्ट कर पा रहे हैं। आज आपके पास उतना अच्छा नॉलेज नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आप उन्हें शिक्षा ही नहीं देनी चाहिए। शिक्षा उन्हें अवश्य रूप से देना चाहिए। जब भी इस तरह के ऑप्शन है ना, तो उसे काट दीजिएगा। इसके बाद अगला जो है, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। मान लीजिए कोई बच्चा आपके स्कूल में है, आंशिक रूप से उसे दिख रहा है और आप कहें नहीं यहाँ नहीं पड़ेगा, ले जाओ उधर ले जाओ, उस स्कूल में लेके जाओ, तो उसको अंदर से झटका लगेगा
कि मेरे पास ये गुण नहीं है तभी तो मैं यहाँ नहीं पढ़ सकता हूँ, यहाँ अच्छा पढ़ाई होता है, सारा चीज़ अच्छा होता है और यहाँ पे मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। अंदर से उसे फील होगा, उसे हर्ट होगा। को क्या ऐसा कोई संस्था बनना चाहिए जो छात्र वहां पढ़ने आया उसको हर्ट हो? बिल्कुल उस पर बैन लग जाना चाहिए कि नहीं लग जाना चाहिए? बिल्कुल लग जाना चाहिए। सभी का अधिकार है, सभी का अधिकार है कि वो वहां पे जाके शिक्षा ग्रहण करें। चलिए, इसका जो ऑप्शन हुआ ये 3 नंबर, ये भी क्या है, गलत हो गया। जो बच गया वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशेष प्रावधान करते हुए, यानी जो भी उसके प्रॉब्लम है, जो भी उसके दिक्कत है उसे दूर कीजिए और नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। जहां पढ़ने आए वहां पे आप पढ़ा सकते हैं, नियमित विद्यालय में उसे पढ़ा सकते हैं। उससे भी अच्छा लगेगा कि हाँ अब तो मुझे पूरा दिख रहा है। अगर पीछे से कम दिखता है आगे बैठा दीजिए, अगर कुछ और दिक्कत है तो वो चीज़, चश्मा वगैरह जो भी लगता है वो सारी चीज़ व्यवस्था हो जाए और उससे साफ दिखने लगे तो अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे से सीखेगा और सभी के साथ रहेगा, घूमेगा, हंसेगा। जाहिर सी बात है उसके अंदर कोई विशेष टैलेंट होगा तो वो निखर के अगर बाहर आता है तो कल का भविष्य वो भी निर्माण कर सकता है। तो केवल ये प्रश्न नहीं है, ये जो आपके सामने जो हम प्रश्न रख रहे हैं कि ये केवल प्रश्न नहीं है, कल का भविष्य निर्माण करने वाला ये प्रश्न है। कल का भविष्य इसी पे डिपेंड करता है, इसलिए इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे भी और तर्कनुमा आपके प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन वो आसान हो सकते हैं तब जब आप देश का हित सोचेंगे, जब आप बच्चों का हित सोचेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत ही आसान हो जाएगा सीटेट का एग्जाम और आराम से आप क्लियर कर पाएंगे। और एक प्रश्न जो है वो हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं और मैं लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूं, आगे हैं अगले सेशन में हम 5 और प्रश्न इस पीडीएफ के जो बचे हुए, ये पीडीएफ नहीं होता है तो मैं डाल भी देता हूं, तो ये पीडीएफ का जो भी 5 प्रश्न और बच रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। फिलहाल ये जरूर आपसे कहेंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, और कुछ दिक्कत हो रहा है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये 6 नंबर क्वेश्चन का हम चाहेंगे उत्तर दें आप। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान? निर्योग्यता, याद रखिएगा, निर्योग्यता। निर मतलब एक तरह से नी मतलब हो गया, एक आ शब्द आता है और एक निर आता है शब्द। तो ये सब क्या है, निगेटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड है, यानी मतलब से एक पॉजिटिव वर्ड होता है जो सही को दर्शाता है, निगेटिव होता है जो नहीं को दर्शाता है। ठीक है, उस तरह का योग्यता, यानी जिनमें योग्यता नहीं हो, निर्योग्यता हो, अधिगम सीखना होता है तो पहचान करता है। तो उसमें ये सारे ऑप्शन है, इन सारे ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, उसको आपको टिक करके बताना है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर क्या होगा ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक और क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थिति बाल केंद्रित कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? इसका भी उत्तर आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और ये भी बताने की कोशिश कीजिएगा कि और भी जो ऑप्शन है वो क्यों गलत है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब को। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।